हेलो दोस्तों, रेडिएशन थेरेपी सीरीज ऑफ रेडिएशन एंड ऑन्कोलॉजी की क्लास 15 के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आज का जो अपना टॉपिक है वो है रेडिएशन थेरेपी। सीरीज ऑफ रेडिएशन एंड ऑन्कोलॉजी की सीरीज के अंदर अपन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर प्रीवियस क्लास के अंदर सर्जरी के बारे में अपन पढ़ चुके हैं और अपन जो बोन मेरो ट्रांसप्लांट होता है उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। जो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के मैनेजमेंट के जितने मेथड्स है उनमें से सर्जरी और बोन मेरो ट्रांसप्लांट अपन पढ़ चुके हैं, और जो थर्ड मैनेजमेंट टॉपिक है वो है रेडिएशन थेरेपी। इसके बारे में आज अपन डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जो मैनेजमेंट ऑफ कैंसर है इसके 6 मेथड होते हैं, जो आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूं। सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी। जिसके अंदर प्रीवियस क्लास के अंदर सर्जरी एंड बोन मेरो ट्रांसप्लांट के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं, और जो अपनी मैनेजमेंट ऑफ कैंसर की क्लास है वो थर्ड क्लास है आज। और जो कंप्लीट सीरीज ऑफ ऑन्कोलॉजी एंड रेडिएशन की जो क्लास है वो है 15 क्लास। ओके फ्रेंड्स, तो चलो आज की अपन क्लास रेडियोथेरेपी को। वैसे कैंसर के मैनेजमेंट के लिए रेडियोथेरेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अच्छे से अपने को समझना है यहाँ पे, जिसका एक एक पॉइंट अपने को अच्छे से समझ में आए। इसके जो 6 मेथड होते हैं। अब अपन बात करेंगे रेडिएशन थेरेपी के बारे में। रेडिएशन थेरेपी होती क्या है? रेडिएशन थेरेपी को अपन रेडियोथेरेपी भी बोलते हैं। जो रेडिएशन थेरेपी है इसका दूसरा नाम है रेडियोथेरेपी। अब जो रेडियोथेरेपी है ये होती क्या है इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। जो रेडिएशन थेरेपी है ये कैंसर की ट्रीटमेंट के अंदर यूज होने वाला एक मेथड है, जिसके बारे में अपन प्रीवियस क्लास के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो रेडियोथेरेपी में जो कैंसर का मैनेजमेंट होता है उसका एक मेथड है। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा हाई डोज की रेडिएशन का यूज किया जाता है। यानी हाई डोज की रेडिएशन को यूज करके जो कैंसर सेल होती है उनको डैमेज किया जाता है, और जो ट्यूमर होती है कैंसर की उसको श्रिंक किया जाता है, यानी उसको सिकोड़ दिया जाता है। जो कैंसर की ट्यूमर की जो साइज होती है उस साइज को डिक्रीज किया जाता है, किसके द्वारा? रेडिएशन के द्वारा। रेडिएशन थेरेपी में एक रेडिएशन मशीन होती है, उस मशीन से बहुत ही ज्यादा हाई डोज की जो रेडिएशन निकलती है, और जो रेडिएशन होती है वो अपनी बॉडी के अंदर जाके जो कैंसर सेल्स होती है उनको किल कर देती है, उनको मार देती है, और वहां पे जो कैंसर की जो ट्यूमर होती है उसको श्रिंक कर देती है, यानी सिकोड़ देती है। ओके फ्रेंड्स, अब किस तरीके से काम करती है, कैसे वहां से रेडिएशन निकलती है, ये सारा मैकेनिज्म भी अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। अब अपन बात करते हैं जो रेडिएशन थेरेपी होती है इसके अंदर हाई डोज की रेडिएशन यूज की जाती है। बट जो एक्सरे करते हैं अपन नॉर्मली किसी पेशेंट का भी, जैसे चेस्ट एक्सरे है या फिर किसी अदर पार्ट का एक्सरे है, तो उसके अंदर जो एनर्जी यूज होती है, जो रेडिएशन यूज होती है वो होती है लो डोज रेडिएशन। वहां पे भी एक्सरे के अंदर भी रेडिएशन यूज होती है और रेडियोथेरेपी के अंदर भी रेडिएशन यूज होती है। बट जो एक्सरे के अंदर जो रेडिएशन यूज की जाती है वो लो डोज रेडिएशन होती है, और जो रेडियोथेरेपी के अंदर रेडिएशन यूज होती है वो हाई डोज की रेडिएशन यूज होती है। रेडिएशन यूज्ड इन एक्सरे टू सी इनसाइड योर बॉडी एज विद एक्सरे ऑफ योर टीथ और ब्रोकन बोन्स। जो एक्सरे होता है ये क्यों किया जाता है? अपनी बॉडी के इनसाइड के अंदर कोई ऑर्गन है उसकी इमेज को बाहर अपन देखने के लिए, यानी उसके इमेज को अपन क्लासिफाई करने के लिए, उसको देखने के लिए जो लो डोज रेडिएशन होती है उनका यूज किया जाता है। और किसके लिए यूज किया जाता है? एक्सरे के लिए यूज किया जाता है। और जो एक्सरे होता है वो क्यों किया जाता है? हो सकता है कहीं टिथ की प्रॉब्लम हो, किसी ऑर्गन का अपने को एक्सरे करना हो, या फिर कहीं ब्रोकन बोन हो गई हो, यानी हड्डी वगैरह फ्रैक्चर हो जाती है, तो वहां पे भी एक्सरे किया जाता है, और जो उसकी फ्रैक्चर की जो लोकेशन होती है उनको चेक किया जाता है। तो इस तरीके से अपन यहाँ समझ सकते हैं कि एक्सरे के अंदर भी रेडिएशन यूज होती है और रेडियोथेरेपी में भी रेडिएशन यूज होती है। बट इनमें डिफरेंस क्या है? जो एक्सरे होता है इसके अंदर लो डोज की रेडिएशन यूज होती है, और जो रेडिएशन थेरेपी होती है इसके अंदर हाई डोज की रेडिएशन यूज होती है। यूज आयोनाइजिंग रेज। जो यहाँ पे रेडिएशन यूज होती है वो किस तरह की रेडिएशन होती है? आयोनाइजिंग। इस वर्ड पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो रेडिएशन यूज होती है वो आयोनाइजिंग रेज होती है, और ये दो तरीके के पर्पज के लिए यूज होती है। ये डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए भी यूज होती है और थेराप्यूटिक पर्पज के लिए भी यूज होती है।
जो रेडिएशन यूज की जाती है इसके टू पर्पज होते हैं, एक डायग्नोस्टिक पर्पज यानी किसी डिजीज को डायग्नोज करने के लिए, और थेराप्यूटिक पर्पज कौन सा होता है, उस डिजीज को ट्रीट करने के लिए, तो वो होता है थेराप्यूटिक पर्पज यानी मैनेजमेंट पर्पज के लिए। तो किसी डिजीज को डायग्नोज करने के लिए भी यूज होता है इसका, और जो थेराप्यूटिक पर्पज यानी उसका मैनेजमेंट करने के लिए भी यूज होता है। और किस तरीके से थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक मेथड यूज होते हैं, वहां पे जो कैंसर सेल होती है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। यानी अब इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि रेडिएशन थेरेपी के अंदर आयोनाइजिंग रेज का यूज किया जाता है, और इसका जो डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक दोनों तरह के पर्पज के अंदर इसका यूज होता है, और इसके द्वारा अपन क्या करते हैं, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन बात करते हैं रेडिएशन थेरेपी ऑफ्टन एब्रीवेटेड, यानी जो रेडिएशन थेरेपी होती है इसको एब्रीवेटेड फॉर्म क्या होती है, किसी भी प्रकार के जो वर्ड्स होता है उस वर्ड की शॉर्ट फॉर्म, जैसे आरटी, सिर्फ कैपिटल के अंदर आर और टी लिखा हुआ है तो इसको अपन रेडिएशन थेरेपी से रिप्रेजेंट करते हैं। और रेडिएशन थेरेपी का जो एब्रीवेटेड वर्ड है वो क्या है, आर टी, कैपिटल के अंदर इसको आर टी लिखते हैं। फिर इसके एक एब्रीवेटेड फॉर्म और है, वो होते हैं आर टी स्मॉल एक्स, इसका भी मीन्स होता है रेडियोथेरेपी। और कई कई जगह ऐसा भी लिखा होता है कि कैपिटल में एक्स आर टी, इसका मतलब भी होता है रेडिएशन थेरेपी। तो जो रेडिएशन थेरेपी होती है, जो रेडियोथेरेपी होती है, उसकी एब्रीवेटेड फॉर्म होती है आर टी एंड आर टी एक्स एंड एक्स आर टी, इनसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे अपन समझने की कोशिश करेंगे हाउ रेडिएशन थेरेपी वर्क्स अगेंस्ट कैंसर। जो रेडिएशन थेरेपी है वो कैंसर के अगेंस्ट काम करती है, बट वो किस तरीके से काम करती है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, उस मैकेनिज्म को यहाँ पे अपन समझने की कोशिश करेंगे। एट हाई डोज रेडिएशन थेरेपी किल्स कैंसर सेल और स्लो देयर ग्रोथ बाय डैमेजिंग देयर डीएनए। अब आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर भी मैं बता चुका हूं कि जो रेडिएशन थेरेपी होती है इसके अंदर हाई डोज की रेडिएशन यूज की जाती है, और एक्सरे के अंदर वहां पे लो डोज की रेडिएशन यूज की जाती है। तो इसके अंदर हाई डोज की रेडिएशन का यूज करके वहां पे कैंसर सेल को डैमेज कर दिया जाता है, जिनके कारण से ओवरऑल जो कैंसर की जो ग्रोथ है वो डिक्रीज हो जाती है यानी डाउन हो जाती है। जिसके अंदर क्या होता है, जब कैंसर सेल को डैमेज किया जाता है तो वहां पे उसके जो कैंसर सेल के डीएनए होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिनके कारण से जो कैंसर होता है उसका रिप्लिकेशन नहीं हो पाता है, उसकी जो ग्रोथ होती है वो स्पीड से नहीं हो पाती है। जो कैंसर सेल वहां पे डैमेज हो जाती है उनका जो मल्टीप्लीकेशन का जो फंक्शन होता है वो वहां पे डैमेज हो जाता है। यानी इसको अपने एक सिंपल वे में यदि समझे तो जो हाई डोज की जो रेडिएशन यदि दी जाती है तो जिनके कारण से वहां पे जो सेल होती है, कैंसर सेल होती है, उनका एक स्पेशल मैकेनिज्म बन जाता है कि जो नॉर्मली सेल के अंदर जितना मल्टीप्लीकेशन होता है उसके कंपैरिजन के अंदर कैंसर सेल का जो मल्टीप्लीकेशन की स्पीड होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो जो रेडिएशन थेरेपी होती है इससे जो मल्टीप्लीकेशन का जो उसका मैकेनिज्म होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, यानी कैंसर सेल डैमेज हो जाता है। और उस मल्टीप्लीकेशन के लिए भी एक रेस्पॉन्सिबल चीज होती है वहां पे, वो होती है डीएनए। जो कैंसर सेल होती है उसके अंदर जो डीएनए होता है वो बहुत ही ज्यादा रेप्लिकेट करवाता है वहां पे। इस कारण से वहां पे जो कैंसर सेल का डीएनए होता है वो रेडिएशन थेरेपी से डैमेज हो जाता है, जिसके कारण से ओवरऑल उसकी जो ग्रोथ की रेट है वो काफी स्लो हो जाती है। कैंसर सेल whose DNA is damaged beyond repair stop dividing or die। जो कैंसर सेल है उनका डीएनए यदि डैमेज हो जाता है, देखो यहाँ पे यदि रेडिएशन थेरेपी दी जाती है तो उससे कैंसर सेल डैमेज होती है, बट जो रेडिएशन थेरेपी है वो कैंसर सेल को डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करती है, वो वहां पे कैंसर सेल का जो डीएनए होता है उस डीएनए को इफेक्ट करती है। और जब डीएनए सेल का डैमेज हो जाता है तो वो सेल धीरे धीरे आगे जाके अपने आप ही वहां पे डैमेज होने लग जाएगी। यानी कैंसर सेल whose डीएनए इज डैमेज, जिस कैंसर सेल का डीएनए डैमेज हो जाता है बियॉन्ड रिपेयर स्टॉप डिवाइडिंग और डाई। तो यदि डीएनए वहां पे डैमेज हो गया तो वो रिपेयर नहीं हो पाएगी दोबारा, और उसके बाद जो उसका डिवाइडेशन की जो मैकेनिज्म है वो वहां पे स्टॉप हो जाएगी, और वो कैंसर सेल है वो डाई हो जाएगी यानी वहां पे डैमेज हो जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा एक स्पेशल तरीके से अपन यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे इसको, कि जो कैंसर सेल होती है यदि किसी भी प्रकार की सेल होती है तो उसके अंदर जो डीएनए होता है, उसका एक सेल का एक पार्ट होता है डीएनए। उस डीएनए के अंदर क्या एक स्पेशल मैकेनिज्म होती है, वो सेल को डिवाइडेशन करवाता है यानी उसकी मल्टीप्लीकेशन करवाता है। तो जो डिवाइडेशन की जो मैकेनिज्म होती है इस मैकेनिज्म को अपने को स्टॉप करना होता है कैंसर सेल के ट्रीटमेंट के लिए। तो जो रेडिएशन थेरेपी दी जाती है हाई डोज की, उस रेडिएशन थेरेपी से वहां पे कैंसर सेल डैमेज होती है
बट वो डायरेक्ट डैमेज नहीं होती है, वहां पे वो उस डीएनए को डैमेज करती है। और जब डीएनए डैमेज हो जाता है तो वहां पे जो कैंसर सेल डिवाइडेशन की जो मैकेनिज्म है वो वहां पे डैमेज हो जाएगी। और जब कैंसर सेल की जो मैकेनिज्म डैमेज हो जाएगी तो वहां पे धीरे धीरे जो कैंसर सेल है वो ही डैमेज होने लग जाएगी। ओके फ्रेंड्स, व्हेन डैमेज सेल डाई, जब सेल है वो डैमेज हो जाएगी, दे आर ब्रोकन डाउन एंड रिमूव बाय द बॉडी। जब वहां पे डीएनए डैमेज हो जाएगा तो वहां पे जो कैंसर सेल है वो भी डैमेज हो जाएगी, और कैंसर सेल डैमेज हो जाएगी तो धीरे धीरे बॉडी से वो रिमूव हो जाएगी, यानी ब्रोकन डाउन होके वहां से बॉडी से धीरे धीरे रिमूव हो जाएगी। रेडिएशन थेरेपी डज नॉट किल कैंसर सेल राइट अवे। यदि आपको पहले भी बता चुका हूं कि यदि अपन डायरेक्टली बात करें तो जो कैंसर सेल होती है वो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होती है रेडिएशन थेरेपी से। जब रेडिएशन दी जाती है पेशेंट को तो वहां पे जो कैंसर सेल होती है वो डायरेक्टली डैमेज नहीं होती है, वहां पे सिर्फ उनका डीएनए डैमेज हो जाता है। और जब डीएनए डैमेज हो जाता है तो उनका मल्टीप्लीकेशन रुक जाता है, उनका डिवाइडेशन रुक जाता है, जिनके कारण से धीरे धीरे कैंसर सेल डैमेज होने लग जाती है और बॉडी से रिमूव हो जाती है। इट टेक्स डे और वीक ऑफ ट्रीटमेंट बिफोर डीएनए इज डैमेज एनफ फॉर कैंसर सेल टू डाई। इसीलिए यदि किसी पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी दी जाती है तो उसके बाद तुरंत उसके बाद इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। यदि उस पेशेंट के अंदर जो कैंसर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है उसको स्लो डाउन होने के लिए कुछ डेज से लेके कुछ वीक तक का टाइम लग सकता है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब आज अपन रेडिएशन थेरेपी किसी पेशेंट को दी है, ओके, जब रेडिएशन थेरेपी आज किसी पेशेंट को दी है तो उसका डीएनए डैमेज हो जाएगा सेल का, और धीरे धीरे वो वहां पे स्लो स्लो रेट के अंदर वहां पे जो कैंसर का जो डिवाइडेशन हो रहा था उस डिवाइडेशन को कंट्रोल करेगा, यानी वहां पे रोक देगा। और जब जिस सेल का डिवाइडेशन रुक जाएगा तो वो सेल रिपेयर नहीं हो पाएगी, और रिपेयर नहीं हो पाएगी तो वहां पे वो कैंसर सेल डैमेज हो जाएगी। बट जो एक कंप्लीट प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कुछ दिन से लेके कुछ वीक तक का वहां पे टाइम लग सकता है। इसलिए जो रेडिएशन थेरेपी है उसका इफेक्ट कुछ दिन से लेके कुछ वीक के बाद वहां पे देखने को मिलता है। ओके फ्रेंड्स, देन कैंसर सेल कीप डाइंग फॉर वीक और मंथ आफ्टर रेडिएशन थेरेपी एंड। इसीलिए जो कैंसर सेल होती है वो रेडिएशन थेरेपी देने के कुछ वीक से लेके कुछ मंथ बाद वहां पे डैमेज होती है। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी। जो रेडिएशन थेरेपी होती है वो कितनी तरह की होती है इसके बारे में बात करेंगे। जो रेडिएशन थेरेपी होती है वो मेनली टू टाइप्स की होती है, एक होती है टेलीथेरेपी और एक होती है ब्रेकीथेरेपी। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सबसे पहले टेलीथेरेपी के बारे में। जो टेलीथेरेपी है इसका दूसरा नाम होता है एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी। जो टेलीथेरेपी होती है इसका दूसरा नाम होता है एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी। ओके फ्रेंड्स, अब इसके भी कुछ सब टाइप्स होते हैं, यानी टेलीथेरेपी के भी कुछ सब टाइप्स होते हैं जिनके बारे में बात करेंगे, जिसमें नंबर 1 है 3D कन्फर्मल रेडिएशन थेरेपी। फिर नंबर 2 की बात करेंगे स्टीरियोटैक्टिकली रेडियोथेरेपी, जिसको अपन गामा नाइट रेडियोथेरेपी भी बोलते हैं। फिर नंबर 3 बात करेंगे स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडिएशन थेरेपी। नंबर 4 होती है IMRT, मींस इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी। नंबर 5 IGRT, यानी इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी। नंबर 6 होता है टोमोथेरेपी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये 6 टाइप की होती है टेलीथेरेपी, बट जो आज की जो कंप्लीटली जो करंट गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग इसके सब टाइप्स मैंने बताया आपको कि ये 6 टाइप की होती है। जो अमेरिकन कैंसर जो एसोसिएशन है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो डेफिनेशन दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग इसका जो डिवाइडेशन दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग इसके जो टाइप्स है इनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। बट इससे जो प्रीवियस जो पहले की पुरानी बुक्स है उनके अंदर इसका जो सब टाइप्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट मिल सकता है। बट जो करंटली जो आज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 6 टाइप की इसके सब टाइप। दोस्तों अपन टेलीथेरेपी के जो सब टाइप्स है उनके बारे में देख चुके हैं। अब अपन नंबर 2 पे आते हैं ब्रेकीथेरेपी। यानी मोस्टली यदि अपन देखा जाए तो जो रेडिएशन थेरेपी दो तरह की होती है, एक टेलीथेरेपी एंड नंबर 2 ब्रेकीथेरेपी। अब टेलीथेरेपी के 6 सब टाइप आपको बता चुका हूं मैं, और जो टेलीथेरेपी है उसका दूसरा नाम होता है एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी। अब नंबर 2 है ब्रेकीथेरेपी, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो ब्रेकीथेरेपी है इसका दूसरा नाम होता है इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। जैसे टेलीथेरेपी का दूसरा नाम एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी होता है,
उसी तरीके से जो ब्रेकीथेरेपी होता है, इसका दूसरा नाम होता है इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। अब जो टेलीथेरेपी के जैसे 6 सब टाइप है, उसी तरीके से ब्रेकीथेरेपी है, उसके भी 2 सब टाइप होते हैं। नंबर 1 है अनसिलेड सोर्स ऑफ रेडिएशन और नंबर 2 है सिलेड सोर्स ऑफ रेडिएशन। अब जो अनसिलेड सोर्स ऑफ रेडिएशन है, इसका दूसरा नाम है सिस्टेमिक इररेडिएशन और जो सिलेड सोर्स ऑफ रेडिएशन है, इसका दूसरा नाम है इंट्राकेविटरी थेरेपी। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये दोनों तरह की जो टेलीथेरेपी और ब्रेकीथेरेपी है, इनके सब टाइप्स होते हैं। अब जो ब्रेकीथेरेपी होती है, इसके अंदर 3 टाइप के इम्प्लांट यूज किए जाते हैं। जो ब्रेकीथेरेपी होती है, ये इंटरनल रेडिएशन थेरेपी होती है। क्योंकि इसको इंटरनल रेडिएशन थेरेपी इसलिए बोला जाता है, इसके अंदर सिलेड या फिर अनसिलेड टाइप का जो सोर्स होता है रेडिएशन का, उसको बॉडी की कैविटी के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। अब जो इम्प्लांट किए जाते हैं, वो इम्प्लांट भी 3 टाइप के होते हैं ब्रेकीथेरेपी के अंदर। नंबर 1 होता है लो डोज रेट इम्प्लांट, ओके फ्रेंड्स, और नंबर 2 होता है हाई डोज रेट इम्प्लांट और नंबर 3 होता है परमानेंट इम्प्लांट। तो इसके अंदर 3 तरह के इम्प्लांट यूज किए जाते हैं। अब इनको अपन जो टेलीथेरेपी और ब्रेकीथेरेपी है, ये थोड़े बड़े टॉपिक है, आज की क्लास के अंदर कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आज अपन रेडियोथेरेपी के बारे में जो अदर टॉपिक्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो टेलीथेरेपी और ब्रेकीथेरेपी है, इनके ऊपर स्पेशल अलग अलग 2 क्लास बना दूंगा मैं, जिसके अंदर एक टेलीथेरेपी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और उससे नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन ब्रेकीथेरेपी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इनके जो सब टाइप्स है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन सब टाइप्स को भी अच्छे से समझना जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे रेडिएशन थेरेपी डिपेंड ऑन फैक्टर। यदि कोई पेशेंट है, अपने पास कैंसर का पेशेंट आया, तो उसको अपन कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इस पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी देनी जरूरी है या फिर इस पेशेंट के लिए जो रेडिएशन थेरेपी है उसकी नीड है। तो इसके बारे में उसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उन जो फैक्टर्स होते हैं, जो इस चीज को डिसाइड करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं, जो इस चीज के लिए डिपेंड जो फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, द टाइप ऑफ कैंसर, वहां पे उस पेशेंट को रेडियोथेरेपी देनी है या नहीं, इस चीज के लिए डिपेंड करता है कि उसको किस तरह का कैंसर है, किस टाइप का उसको कैंसर है। फिर नंबर 2 बात करते हैं साइज ऑफ ट्यूमर, जो उस पेशेंट को जो कैंसर है और जो कैंसर की जो ट्यूमर है, जो मेलिग्नेंसी की ट्यूमर है, उस ट्यूमर की साइज क्या है, ये भी वहां पे डिपेंड करती है। क्योंकि जो ट्यूमर की साइज होती है, वो उस ट्यूमर की साइज के अकॉर्डिंग अपन डिसाइड कर पाते हैं कि इस पेशेंट को रेडियोथेरेपी देनी है या नहीं। उसके बाद बात करते हैं द ट्यूमर्स लोकेशन इन बॉडी, जो बॉडी के अंदर जो ट्यूमर की लोकेशन है, वो ट्यूमर की लोकेशन अपनी बॉडी में कहां पे है, यानी नेक के अंदर है, चेस्ट में है, एब्डोमेन में है, एग्जांपल्स के तौर पे। तो उसी तरीके से किस जगह पे वो ट्यूमर है, वो भी वहां पे डिफाइन करती है, वो भी वहां पे डिसाइड करती है कि इसको रेडियोथेरेपी देना जरूरी है या फिर नहीं। ओके फ्रेंड्स, फिर बात करते हैं हाउ क्लोज द ट्यूमर इज टू नॉर्मल टिश्यूज दैट आर सेंसिटिव टू रेडिएशन। अब वहां पे बात करेंगे जिस लोकेशन में ट्यूमर है, उस ट्यूमर के जो नियर अबाउट के अंदर नॉर्मल टिश्यूज है, वो किस तरीके के है और वो जो रेडिएशन से किस तरीके से उनको सेंसिटिव है। यानी अपने इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिस लोकेशन में कैंसर का ट्यूमर है, उस ट्यूमर के जो नियर अबाउट के जो नॉर्मल हेल्दी टिश्यूज है, उन हेल्दी टिश्यूज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी अपन वहां पे देखेंगे कि जो वहां पे नॉर्मल हेल्दी टिश्यू है, वो किस टाइप के हेल्दी टिश्यू है और वो रेडिएशन से कितना सेंसिटिव है, इसके बारे में भी अपने को वहां पे पता होना चाहिए। और वो भी यहाँ पे डिसाइड करवाता है कि इस पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी देनी है या नहीं। उसके बाद बात करते हैं योर जनरल हेल्थ एंड मेडिकल हिस्ट्री। उसके बाद बात करते हैं कि जो पेशेंट की जो जनरल हेल्थ और मेडिकल हिस्ट्री है, वो भी वहां पे डिसाइड करवाती है कि पेशेंट की जो जनरल हेल्थ से क्या मतलब है, कि जनरल हेल्थ से मीन्स है कि उसकी जो बॉडी की जो पावर है, वो रेडिएशन थेरेपी के लिए कैपेबल है या नहीं। तो वहां पे वो भी बहुत डिफरेंशिएट करती है, वो भी वहां पे डिसाइड करवाती है। इसके बाद बात करते हैं जैसे मेडिकल हिस्ट्री, तो उसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री रही हुई है, हो सकता है किसी डिजीज कंडीशन से सफर किया हुआ हो पहले, या फिर पहले ही बहुत ज्यादा इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स खा चुका हो पेशेंट। तो उस तरह की कंडीशन में भी वहां पे जो मेडिकल हिस्ट्री है, वो भी वहां पे डिसाइड करवाती है कि इस पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी की नीड है या नहीं है, या फिर दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। वेदर यू विल हैव अदर टाइप ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट,
या फिर ये भी पता होना चाहिए कि वहां पे किसी अदर टाइप की कैंसर का ट्रीटमेंट तो वो पेशेंट नहीं ले रहा है। उसके बाद बात करते हैं कुछ अदर फैक्टर्स के बारे में, जैसे उसकी पेशेंट की जो एज है, वो एज भी वहां पे बहुत फैक्टर के रूप में डिपेंड करती है। जैसे कोई पेशेंट है, वो यंग एज के अंदर है, तो वो बहुत ही ज्यादा रेडिएशन को वहां पे सहन कर सकता है। बट हो सकता है कोई ओल्ड एज का पेशेंट है, तो वो ज्यादा रेडिएशन नहीं ले पाएगा वहां पे, क्योंकि ऑलरेडी उसकी इम्यूनिटी कम रहती है, ऑलरेडी उसके अंदर वीकनेस देखने को मिलती है, वो कैंसर से वैसे ही बहुत कम फाइट कर पा रहा है। तो उस कंडीशन में उसको रेडिएशन थेरेपी देना ज्यादा उचित नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी वहां पे बहुत ही ज्यादा डिपेंड करती है। और फिर बात करते हैं उसकी मेडिकल कंडीशन। जो पेशेंट की जो करंट मेडिकल कंडीशन है, वो भी वहां पे डिपेंड करती है कि इस पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी दी जानी है या नहीं दी। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बात करेंगे एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी। जो यहाँ पे अपन ने देखा था एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी एंड इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी। जो एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी है, इसका दूसरा नाम है टेलीथेरेपी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा शॉर्टली टेलीथेरेपी के बारे में देखते हैं कि टेलीथेरेपी होती क्या है। जो एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी है, जो टेलीथेरेपी है, कम्स फ्रॉम ए मशीन दैट एम्स रेडिएशन एट योर कैंसर। जो एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी होती है, इसके अंदर जो रेडिएशन होती है वो एक मशीन से आती है, और अपनी बॉडी के अंदर जो कैंसर वाली जो लोकेशन होती है, उस लोकेशन पे वहां पे दी जाती है। ओके फ्रेंड्स, द मशीन इज लार्ज एंड मे बी नॉइस। जो रेडिएशन देने वाली जो मशीन है, उस मशीन की साइज होती है वो काफी बड़ी होती है, यानी बहुत ही लार्ज साइज की मशीन होती है। और जो लार्ज साइज के साथ ही वो बहुत ही ज्यादा नॉइसी होती है, यानी बहुत ही ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करने वाली। यदि कोई पेशेंट रेडिएशन ले रहा होता है, उस टाइम उस मशीन में से बहुत ही ज्यादा नॉइसी, यानी बहुत ही ज्यादा आवाज आती है, बहुत ही ज्यादा शोर शराबा करती है, वो बहुत ही ज्यादा साउंड क्रिएट करती है वहां पे। तो इस तरीके की जो रेडिएशन थेरेपी मशीन होती है। फिर अपन बात करते हैं इट डज नॉट टच यू। जो रेडिएशन थेरेपी देने वाली जो मशीन होती है, वो मशीन कभी भी पेशेंट को टच नहीं करती है, बट कैन मूव अराउंड यू। वो पेशेंट को टच नहीं करती है, बट जो पेशेंट के जो नियर अबाउट का जो एरिया है, उस एरिया के अंदर वो मूव करती रहती है, उस पेशेंट के बॉडी के नियर अबाउट वो मूव करती रहती है। ओके फ्रेंड्स, और वहां पे रेडिएशन है वो एक स्पेशल बॉडी पार्ट के अंदर भेजती रहती है, वो भी अलग अलग डायरेक्शन के अंदर। जो रेडिएशन मशीन होती है, वो पेशेंट की बॉडी के अंदर रेडिएशन भेजती रहती है, बट वो अलग अलग डायरेक्शन में भेजने के लिए वहां पे मशीन मूव होती रहती है। एक पेशेंट है, वो वहां पे लेटा हुआ है, तो उसके नियर अबाउट, उसके अराउंड वहां पे जो मशीन होती है वो मूव होती रहती है। वो मूव इसलिए होती रहती है कि उसको जो रेडिएशन दी जानी है वो अलग अलग डायरेक्शन से दी जानी है, यानी एक ही डायरेक्शन से नहीं देनी है, वहां पे अलग अलग डायरेक्शन से वहां पे उसको रेडिएशन देनी है। इसीलिए उसके नियर अबाउट, यानी वहां पे मशीन है वो मूव होती रहती है। ओके फ्रेंड्स, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी इज लोकल ट्रीटमेंट। जो एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी है, जिसका दूसरा नाम टेलीथेरेपी है, तो ये एक तरीके से लोकल ट्रीटमेंट है, विच मीन्स इट ट्रीट ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ योर बॉडी। ये लोकल ट्रीटमेंट इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि एक बॉडी के जो ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर जिस एरिया में कैंसर है, उसी एरिया के अंदर रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। यानी एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट, यानी एक बॉडी का एक स्पेसिफिक पार्ट जिसके अंदर ट्रीटमेंट दिया जाना है, तो उसी ट्रीटमेंट को अपन उसी पार्ट के अंदर देंगे। यानी किसी को लंग्स कैंसर है, तो सिर्फ लंग्स पे ही रेडिएशन दी जानी है, तो ये एक तरीके से वहां पे लोकल ट्रीटमेंट है, यानी एक स्पेसिफिक ऑर्गन, स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के अंदर रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। फिर अपन एग्जांपल्स की बात करें, तो इफ यू हैव कैंसर इन योर लंग्स, यदि पेशेंट के लंग्स के अंदर कैंसर है, तो पेशेंट विल हैव रेडिएशन ओनली टू योर चेस्ट। तो पेशेंट को जो रेडिएशन दी जाती है वो सिर्फ चेस्ट पे दी जाती है, वहां पे कंप्लीटली बॉडी के ऊपर नहीं। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बात करेंगे इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। जिस तरीके से अपन ने अभी एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी के बारे में डिस्कस किया, उसी तरीके से थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू भी इसके अंदर इंटरनल रेडिएशन थेरेपी के बारे में भी देखते हैं। तो जो इंटरनल रेडिएशन थेरेपी है, इसका दूसरा नाम है ब्रेकीथेरेपी। तो जो ब्रेकीथेरेपी है, वो भी एक तरीके से कैंसर का ट्रीटमेंट है, इन विच सोर्स ऑफ रेडिएशन इज पुट इनसाइड योर बॉडी। इसके अंदर जो रेडिएशन का जो सोर्स है, वो बॉडी के अंदर इंप्लांट किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, जो रेडिएशन का सोर्स है, उसको जो बॉडी के अंदर जिस पार्ट के अंदर, जिस ऑर्गन के अंदर कैंसर है, जो मेलिग्नेंसी है, उस पार्ट के अंदर सर्जरी के द्वारा इंप्लांट कर दिया जाता है।
या फिर ओपनली भी इम्प्लांट किया जा सकता है। तो उस पार्ट के अंदर इम्प्लांट करके फिर मशीन के द्वारा उसको रेडिएशन दी जाती है। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन बात करते हैं आगे, द रेडिएशन सोर्स कैन बी सॉलिड और लिक्विड। अब देखिए जो इंटरनल रेडिएशन थेरेपी है यहाँ पे, जिसको अपन ब्रेकीथेरेपी बोलती है, इसके अंदर तो सोर्स ऑफ रेडिएशन का जो इम्प्लांट होता है उसको बॉडी के इनसाइड के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। बट जो एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी होती है इसके अंदर किसी भी प्रकार का इम्प्लांट नहीं किया जाता है। बट जो इंटरनल जो ब्रेकीथेरेपी होती है, इंटरनल रेडिएशन थेरेपी, इसके अंदर जो इम्प्लांट किया जाता है रेडिएशन का, वो इम्प्लांट सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। जो इंटरनल रेडिएशन थेरेपी होती है विथ ए सॉलिड सोर्स इज कॉल्ड ब्रेकीथेरेपी। ये आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो इंटरनल रेडिएशन थेरेपी होती है इसके अंदर जो सॉलिड सोर्स होता है तो उसको अपन ब्रेकीथेरेपी बोलते हैं। इन दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, जो इस तरह का जो इंटरनल रेडिएशन थेरेपी का जो ट्रीटमेंट होता है, जो ट्रीटमेंट का टाइप है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का सीड्स हो सकता है, रिबन हो सकता है, कैप्सूल हो सकता है, यानी जिस तरीके से जो अपन इम्प्लांट किया जाता है उस इम्प्लांट को किस फॉर्म में वहां पे देना है। तो सीड्स यानी एक तरह से बीज के टाइप में, जो बीज के टाइप का भी हो सकता है। रिबन यानी एक तरह से इसको हिंदी में बोले तो फीता के टाइप का, यानी एक तरीके से एक लेयर टाइप का हो सकता है, या फिर वहां पे कैप्सूल टाइप का हो सकता है। तो किसी भी प्रकार का इम्प्लांट हो सकता है। इम्प्लांट सीड्स टाइप का भी हो सकता है, रिबन टाइप का भी हो सकता है, या फिर वहां पे कैप्सूल टाइप का भी हो सकता है। तो उसको जो रेडिएशन इम्प्लांट होता है उसको अपनी बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। कहां पे? जो ट्यूमर के जो नियर की लोकेशन होती है उस नियर की लोकेशन में। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन बात करते हैं लाइक एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी। यदि एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी की अपन बात करें, जिसको अपन ब्रेकीथेरेपी बोलते हैं, ये भी एक तरीके से लोकल ट्रीटमेंट है। ट्रीट ओनली ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ योर बॉडी। ये भी लोकल ट्रीटमेंट में क्यों काउंट होता है? क्योंकि इसके अंदर भी एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी को ट्रीट किया जाता है। यदि अपन किसी भी ट्रीटमेंट मेथड से यदि होल बॉडी को यानी कंप्लीट बॉडी को एक साथ ट्रीट कर रहे होते हैं तो उसको सिस्टेमेटिक या फिर वोल ट्रीटमेंट के अंदर लेते हैं। बट जो इंटरनल और एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी होती है इसको अपन लोकल ट्रीटमेंट के अंदर इसलिए बोलते हैं कि दोनों के अंदर यानी एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी के अंदर भी और जो इंटरनल रेडिएशन थेरेपी होती है इसके अंदर भी एक बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट के अंदर रेडिएशन दी जाती है। जो एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी होती है इसके अंदर किसी प्रकार का इम्प्लांट नहीं किया जाता है, यानी डायरेक्टली मशीन से रेडिएशन आती है। और जो इंटरनल रेडिएशन थेरेपी होती है इसके अंदर इम्प्लांट को बॉडी के अंदर वहां पे इम्प्लांट किया जाता है। विथ ब्रेकीथेरेपी द रेडिएशन सोर्स इन योर बॉडी विल गिव ऑफ रेडिएशन फॉर ए व्हाइल। जब अपन रेडिएशन सोर्स को बॉडी के अंदर इम्प्लांट करते हैं तो ब्रेकीथेरेपी के अंदर तो उस सोर्स को जो रेडिएशन का सोर्स है उसको पैकिंग करके वहां पे पैक करके बॉडी के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। फिर धीरे धीरे वहां पे वो रेडिएशन डेवलप कर। अब इससे प्रीवियस स्लाइड के अंदर अपन पढ़ चुके हैं कि जो इंटरनल रेडिएशन थेरेपी होती है इसके अंदर दो प्रकार के इम्प्लांट होते हैं। एक सॉलिड इम्प्लांट होता है, एक लिक्विड इम्प्लांट होता है। यानी सबसे पहले अपन ने देखा था एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी और इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी के अंदर किसी प्रकार का इम्प्लांट यूज नहीं किया जाता है। उसके अंदर जो रेडिएशन आती है वो डायरेक्टली मशीन से आती है। और जो इंटरनल रेडिएशन थेरेपी होती है इसके अंदर जो रेडिएशन का इम्प्लांट होता है वो बॉडी के अंदर इम्प्लांट किया जाता है रेडिएशन के सोर्स को। तो जो रेडिएशन का सोर्स होता है वो दो तरीके का हो सकता है इसके अंदर। एक तो होता है सॉलिड फॉर्म के अंदर, एक होता है लिक्विड फॉर्म के अंदर। जब रेडिएशन का जो सोर्स है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है तो उसको अपन लोकल ट्रीटमेंट के अंदर यूज करते हैं। और जो इंटरनल रेडिएशन का जो सोर्स होता है, जो सोर्स होता है रेडिएशन का, वो वहां पे लिक्विड फॉर्म में होता है। तो उस कंडीशन में उसको अपन सिस्टेमिक वहां पे थेरेपी के अंदर बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जो इंटरनल रेडिएशन थेरेपी विद लिक्विड सोर्स इज कॉल्ड सिस्टेमिक थेरेपी। जब इंटरनल रेडिएशन थेरेपी के अंदर लिक्विड सोर्स का यूज होता है, लिक्विड रेडिएशन सोर्स का यूज होता है, तो उस कंडीशन में उसको सिस्टेमिक थेरेपी के अंदर काउंट करते हैं। जो सिस्टेमिक मीन्स होता है दैट ट्रीटमेंट ट्रेवल इन ब्लड टू टिश्यू थ्रू आउट योर बॉडी। इसको सिस्टेमिक मीन्स होता है या फिर सिस्टेमिक थेरेपी इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर जो अपन ने रेडिएशन का जो लिक्विड सोर्स है वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया है, तो उस कंडीशन में वो धीरे धीरे ब्लड के अंदर जाएगा और फिर ब्लड से टिश्यूज के अंदर जाएगा और टिश्यूज से थ्रू आउट योर बॉडी यानी कंप्लीट बॉडी को कवर कर लेगा।
सीकिंग आउट एंड किलिंग कैंसर सेल, और कंप्लीट बॉडी को कवर करके वहां से कैंसर सेल को बाहर निकालेगा। किस तरीके से? वो जो कैंसर सेल होता है उसके डीएनए को डैमेज करके। ओके फ्रेंड्स, पेशेंट रिसीव सिस्टेमिक रेडिएशन थेरेपी। यदि पेशेंट सिस्टेमिक रेडिएशन थेरेपी यूज करता है या फिर रिसीव करता है, किसके द्वारा? यदि स्वेलोविंग के द्वारा, यानी जब मुंह के द्वारा निगल के कर रहा है, या फिर वहां पे वेन के द्वारा भी कर सकता है, जो आईवी लाइन के थ्रू, या फिर वहां पे इंजेक्शन के द्वारा भी यूज कर सकता है। यानी जब सिस्टेमिक रेडिएशन थेरेपी होती है जिसके अंदर इंटरनल रेडिएशन का जो इम्प्लांट होता है, या फिर इंटरनल रेडिएशन के अंदर यूज होने वाला जो रेडिएशन का जो सोर्स होता है वो लिक्विड सोर्स वहां पे होता है, तो उस कंडीशन में उसको स्वेलोविंग के द्वारा भी लिया जा सकता है, यानी ओरली रूट के द्वारा भी लिया जा सकता है। किसी प्रकार के इंजेक्शन से, आईएम इंजेक्शन से भी यूज किया जा सकता है, उसको आईवी लाइन के द्वारा यानी वेन के अंदर भी इंजेक्ट किया जा सकता है। इसीलिए वो सिस्टेमिक रूट के अंदर चला जाता है। यदि अपन ने स्वेलोविंग से लिया है तो धीरे धीरे वहां से इंटेस्टाइन, स्टोमक से बॉडी के अंदर ऑब्जर्व होकर ब्लड के अंदर चला जाएगा, वहां से टिश्यूज के अंदर चला जाएगा, और टिश्यू से होल बॉडी के अंदर कवर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और यदि अपन आईवी लाइन से लेते हैं तो डायरेक्टली वो वेन से टिश्यूज के अंदर ब्लड से जाके और टिश्यू से कंप्लीट बॉडी को कवर कर लेता है। यदि आईएम इंजेक्शन से भी देते हैं तो मसल्स के अंदर जाके ब्लड और वहां पे जो टिश्यूज होते हैं उन टिश्यूज के अंदर चला जाता है, और वहां पे जाके जो कैंसर सेल का जो डीएनए है उसको डैमेज कर देता है। फिर अपन बात करते हैं सिस्टेमिक रेडिएशन के बारे में कुछ और। जब पेशेंट की जो बॉडी फ्लूइड होता है, योर बॉडी फ्लूइड सच एज यूरिन, स्वीट एंड सलाइवा विल गिव ऑफ रेडिएशन फॉर ए वाइल। यानी जब पेशेंट को सिस्टेमिक रेडिएशन थेरेपी दी जा रही होती है तो उस कंडीशन में जो पेशेंट का जो बॉडी फ्लूइड होता है, जो यूरिन होता है, स्वीट होती है, यानी उसका जो पसीना होता है, जो उसकी सलाइवा होती है, जो उसकी लार होती है, विल गिव ऑफ रेडिएशन फॉर ए वाइल। तो उस कंडीशन में उन सभी को रेडिएशन का सोर्स माना जाता है, यानी उसके अंदर रेडिएशन देखने को मिलती है, इसलिए उसको अपन अलग से सेग्रीगेट करते हैं, उनको बायो। अब इस स्लाइड के अंदर अपन बात करेंगे व्हाई कैंसर पीपल रिसीव रेडिएशन थेरेपी। जो कैंसर का पेशेंट होता है उसको रेडिएशन थेरेपी की नीड क्यों है, उसको रेडिएशन थेरेपी क्यों दी जाती है, यानी रेडिएशन थेरेपी के पर्पज के बारे में यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं। रेडिएशन थेरेपी यूज टू ट्रीट कैंसर एंड इजी कैंसर सिम्टम। अब रेडिएशन थेरेपी के जो मुख्य पर्पज है, जो इसका मेन पर्पज है, उसके बारे में यदि अपन बात करें तो इसका जो मेन पर्पज होता है वो होता है कैंसर को ट्रीट करना, यानी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसके साथ ही साथ जो कैंसर पेशेंट होता है उसके सिम्टम होते हैं उनको रिलीव करने के लिए यूज होता है। यानी मेनली इसके दो पर्पज होते हैं, एक कैंसर का ट्रीटमेंट और दूसरा कैंसर पेशेंट के जो सिम्टम्स है उनको रिलीव करना। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन बात करते हैं व्हेन यूज टू ट्रीट कैंसर। जब रेडिएशन थेरेपी के यूज से कैंसर को ट्रीट किया जा रहा होता है तब रेडिएशन थेरेपी कैन क्योर कैंसर। उस कंडीशन में कैंसर को क्योर किया जाता है रेडिएशन थेरेपी से, प्रिवेंट इट फ्रॉम रिटर्निंग और स्टॉप और स्लो इट्स ग्रोथ। तो इसके तीन पर्पज होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तीन मुख्य पर्पज ये होते हैं कि या तो उसको प्रिवेंशन के लिए ही होती है, यानी कोई पेशेंट है, हो सकता है उसका जो कैंसर है उसका ट्रीटमेंट किसी अदर मेथड से हो गया है, फिर भी उसको रेडिएशन थेरेपी की दी जानी होती है। क्यों दी जानी होती है? कि इसको हो सकता है दोबारा कैंसर डेवलप ना हो, या फिर जो कैंसर है किसी को तो इसको स्टॉप करने के लिए दी जा सकती है, या फिर जो कैंसर की जो ग्रोथ है उसको स्लो करने के लिए दी जा सकती है। तो जो रेडिएशन थेरेपी के अलग अलग पेशेंट के अंदर अलग अलग पर्पज हो सकते हैं और अलग अलग कंडीशन में उनको रेडिएशन थेरेपी दी जा सकती है। When treatment are used to easy symptom, they are known as palliative treatment. जब कोई पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जब उसके सिम्टम्स को रिलीव किया जा रहा है तो उस कंडीशन के अंदर उस ट्रीटमेंट को अपन पैलिएटिव ट्रीटमेंट के अंदर काउंट करेंगे। जब किसी पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान उस कैंसर के पेशेंट के जो सिम्टम्स है उनको रिलीव किया जा रहा है तो उस कैंसर पेशेंट के जो सिम्टम्स को रिलीव करना होता है उसको अपन पैलिएटिव ट्रीटमेंट के अंदर या फिर पैलिएटिव केयर के अंदर काउंटेशन करते हैं। एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी, जो एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी का दूसरा नाम क्या है? टेलीथेरेपी। तो जो एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी है में श्रिंक ट्यूमर टू ट्रीट पेन एंड अदर प्रॉब्लम कॉज बाय ट्यूमर। जो एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी दी जाती है पेशेंट को, जब टेलीथेरेपी दी जाती है तो उसका जो मेन पर्पज होता है वो होता है जो कैंसर की जो ट्यूमर होती है उसको श्रिंक करना, यानी उसको श्रिंक किया जाता है। और क्यों श्रिंक किया जाता है? जब पेशेंट की जो कैंसर की ट्यूमर है
वो श्रिंक कर देंगे तो वहां पे जो कैंसर की ट्यूमर के कारण से जो पेन डेवलप हो रहा था वो पेन वहां पे कम हो जाएगा, और जो अदर जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है ट्यूमर से, जो अदर प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी थी, वो प्रॉब्लम भी वहां पे सोल्व हो सकती है। सच एज ट्रबल ब्रीथिंग और लॉस ऑफ बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल। हो सकता है किसी को लंग्स कैंसर है और वहां पे ट्यूमर डेवलप हुई हुई है, तो वहां पे रेडिएशन दी जाती है, कौन सी? एक्सटर्नल बीम रेडिएशन यानी टेलीथेरेपी दी जाती है, और टेलीथेरेपी के द्वारा वहां पे जो कैंसर की ट्यूमर है उसको श्रिंक कर दिया जाता है, और कैंसर की ट्यूमर को श्रिंक करके वहां पे ब्रीथिंग के अंदर रिलीफ दी जाती है। ओके फ्रेंड्स, हो सकता है किसी को एब्डोमेन के अंदर किसी प्रकार का ट्यूमर है और उसने बाउल के अंदर यानी किसी इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर रखा है, तो उस कंडीशन में वहां पे रेडियोथेरेपी देके उस ट्यूमर को श्रिंक किया जाता है, जिनके कारण से जो उसकी इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्शन है वो वहां पे रिलीव हो जाएगा। और हो सकता है किसी को ब्लैडर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, जो एब्डोमेन के अंदर या फिर पेल्विक के अंदर ट्यूमर कोज होने के कारण से ब्लैडर के अंदर वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है या फिर ब्लैडर का कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी वहां पे ट्यूमर को श्रिंक किया जाता है और ब्लैडर का जो कंट्रोल है होता है उसको रिलीव किया जाता है या फिर वहां पे रिटर्न किया जाता है। फिर अपन बात करते हैं पेन फ्रॉम कैंसर दैट हैज स्प्रेड टू बोन। जब किसी प्रकार के पेशेंट के अंदर किसी भी प्रकार की कैंसर का कोई पेशेंट है, उसको पेन डेवलप हो रहा है और वो पेन बोन के अंदर स्प्रेडिंग हो गया है, तो कैन बी ट्रीटेड विथ सिस्टेमिक रेडिएशन थेरेपी। यदि किसी पेशेंट के अंदर कैंसर का जो पेन है वो बोन के अंदर ट्रांसफर हो रहा है या फिर स्प्रेड हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसको सिस्टेमिक रेडिएशन थेरेपी देने की जरूरत होती है। और जो सिस्टेमिक रेडिएशन थेरेपी होती है इसका दूसरा नाम होता है रेडियो फार्माक्यूटिकल्स। जो सिस्टेमिक रेडिएशन थेरेपी किसमें काउंट होती है? जो इंटरनल रेडिएशन ट्रीटमेंट प्लान होता है या फिर इंटरनल रेडिएशन बीम इम्प्लांट होता है, और उसके अंदर भी कौन सा? लिक्विड वाला। जब उसके अंदर सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है, जब सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि जो कैंसर को जो रेडिएशन थेरेपी दी जाती है वो रेडिएशन थेरेपी मेनली टू टाइप्स की होती है, एक एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी और एक होती है इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। जो एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी होती है उसका दूसरा नाम होता है टेलीथेरेपी, और जो इंटरनल रेडिएशन बीम थेरेपी होती है उसका दूसरा नाम होता है ब्रेकीथेरेपी। जो इंटरनल रेडिएशन थेरेपी होती है वो भी कई तरह की होती है। जैसे इंटरनल रेडिएशन थेरेपी होती है उसमें दो प्रकार के इम्प्लांट यूज किए जाते हैं, एक होता है सॉलिड फॉर्म के अंदर, एक होता है लिक्विड फॉर्म के अंदर। जब सॉलिड फॉर्म में यूज किया जाता है तो उसको लोकल ट्रीटमेंट में काउंट करते हैं, और जब उसको अपन लिक्विड फॉर्म के अंदर दिया जाता है तो उसको अपन सिस्टेमिक ट्रीटमेंट सिस्टम के अंदर या फिर सिस्टेमिक रेडिएशन के अंदर यूज करते हैं। और जो सिस्टेमिक रेडिएशन होती है, जो सिस्टेमिक रेडिएशन थेरेपी होती है, इसका दूसरा नाम होता है रेडियो फार्माक्यूटिकल्स। ओके फ्रेंड्स, शायद आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड के अंदर अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैंसर ट्रीटेड विथ आरटी यानी रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी के द्वारा किस टाइप के जो कैंसर होते हैं जो ट्रीट होते हैं, यानी रेडियोथेरेपी से किस प्रकार के जो कैंसर होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है। एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी यूज टू ट्रीट मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर। जो एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी होती है जिसका दूसरा नाम होता है टेलीथेरेपी, तो जो टेलीथेरेपी के यूज से बहुत तरह के जो कैंसर होते हैं, काफी टाइप्स के जो कैंसर होते हैं वो ट्रीट किए जाते हैं। और जो ब्रेकीथेरेपी होती है जिनको अपन इंटरनल रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं, इज मोस्ट ऑफ्टन यूज टू ट्रीट कैंसर ऑफ हेड, नेक, ब्रेस्ट, सर्विक्स, प्रोस्टेट एंड आई। यानी जो एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी होती है इससे तो कई तरह के कैंसर ट्रीट होते हैं, पर जो ब्रेकीथेरेपी होती है इनसे जो एक इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी होती है उससे देखा जाए तो मोस्टली जो हेड होता है, जो नेक होता है, जो ब्रेस्ट वाला एरिया होता है, या फिर सर्विक्स, प्रोस्टेट या फिर आई वाला एरिया होता है, जो यहाँ पे 6 टाइप मैंने बताया है, यानी 6 पहले से जो आपको मैंने बताए थे, जो 6 टाइप की जो कैंसर यहाँ पे ट्रीट की जाती है, यानी जो ब्रेस्ट कैंसर होगी, नेक की कैंसर होगी, तो इस तरीके से जो सर्विक्स की कैंसर होगी, प्रोस्टेट की कैंसर होगी, आई की कैंसर होगी, हेड की कैंसर होगी, तो ये सभी प्रकार की कैंसर है वो ब्रेकीथेरेपी के द्वारा ट्रीट होती है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं सिस्टेमिक रेडिएशन थेरेपी की। जो सिस्टेमिक रेडिएशन थेरेपी है वो भी इंटरनल रेडिएशन थेरेपी का ही टाइप है। इसको अपन रेडियो एक्टिव आयोडीन यूज करते हैं इसके अंदर, यानी सिस्टेमिक रेडिएशन थेरेपी के अंदर रेडियो एक्टिव आयोडीन यूज करते हैं, इसीलिए इसको रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी भी बोलते हैं। इसके अंदर आयोडीन 131 का यूज किया जाता है, मोस्ट ऑफ्टन यूज टू ट्रीट सर्टेन टाइप ऑफ थायराइड कैंसर। तो जो सिस्टेमिक रेडिएशन थेरेपी है इसके यूज से थायराइड कैंसर को मोस्टली ट्रीट किया जाता है। यानी यहाँ पे अपन देखा जाए
तो सबसे पहले देखा था एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी और इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी। जो एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी है, इसके द्वारा तो कई प्रकार के कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है, बट जो इंटरनल रेडिएशन थेरेपी है, इसके अंदर दो प्रकार के इम्प्लांट होते हैं, एक सॉलिड फॉर्म में, एक लिक्विड फॉर्म में। जब सॉलिड फॉर्म में इम्प्लांट किया जाता है तो उसको बोलते हैं ब्रेकीथेरेपी। और जो ब्रेकीथेरेपी होती है, इसके द्वारा हेड, नेक, ब्रेस्ट, सर्विक्स, प्रोस्टेट एंड आई का जो कैंसर होता है वो ट्रीट होता है। और जो लिक्विड इम्प्लांट किया जाता है तो उसको बोलते हैं सिस्टेमिक रेडिएशन थेरेपी। तो जो सिस्टेमिक रेडिएशन थेरेपी होती है, इसका दूसरा नाम होता है रेडियो एक्टिव आयोडीन। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर आयोडीन 131 यूज किया जाता है। और जब आयोडीन 131 यूज करके अपन क्या करते हैं, थायराइड कैंसर को ट्रीट करते हैं। मोस्टली सिस्टेमिक रेडिएशन थेरेपी कहाँ यूज की जाती है, थायराइड कैंसर के अंदर। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अनदर टाइप ऑफ सिस्टेमिक रेडिएशन थेरेपी। जो रेडियो एक्टिव आयोडीन होती है, जो सिस्टेमिक रेडिएशन थेरेपी का ही टाइप है, जिसको अपन रेडियो एक्टिव आयोडीन भी बोलते हैं। इसके अलावा कुछ अदर टाइप की सिस्टेमिक रेडिएशन थेरेपी भी होती है, जिनको अपन टारगेटेड रेडियो न्यूक्लाइड थेरेपी भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी अपन रेडियो एक्टिव आयोडीन के अलावा जो जितने भी सिस्टेमिक रेडिएशन थेरेपी होती है, उनको क्या बोलते हैं अपन, टारगेटेड रेडियो न्यूक्लाइड थेरेपी। ओके फ्रेंड्स, इनका यूज करके कुछ पेशेंट होते हैं जिनके अंदर एडवांस प्रोस्टेट कैंसर होती है, या फिर गेपनेट होती है, यानी गेस्ट्रो इंटेरोपेनक्रियाटिक न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, जीईपी यानी होता है गेस्ट्रो एंटेरोपेनक्रियाटिक, और जो नेट होता है इसका मीन्स होता है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। तो जो गेप नेट और प्रोस्टेट कैंसर की जो एडवांस स्टेज होती है, उस कंडीशन में टारगेटेड रेडियो न्यूक्लाइड थेरेपी वहां पे यूज की जाती है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट में आल्सो बी रेफर टू एज ए मोलिकुलर रेडियोथेरेपी। जो इस प्रकार का जो ट्रीटमेंट है, किस प्रकार का, जो आरटी के द्वारा कैंसर को ट्रीट करने का जो मेथड है, जिसके अंदर सिस्टेमिक रेडियोथेरेपी दी जाती है, तो जो सिस्टेमिक रेडियोथेरेपी देने का जो मेथड है ट्रीटमेंट का, उसको अपन मोलिकुलर रेडियोथेरेपी के अंदर काउंट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो रेडियोथेरेपी की भी अलग अलग ब्रांचेज होती है, जिसके अंदर मोलिकुलर रेडियोथेरेपी की जो ब्रांच होती है, उसके अंदर सिस्टेमिक रेडियोथेरेपी को इंक्लूड किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो इस स्लाइड के अंदर अपन बात करेंगे हाउ आरटी इज यूज्ड विथ अदर टाइप कैंसर ट्रीटमेंट। यानी जो रेडियोथेरेपी होती है, कई बार इसको जो कैंसर के अदर टाइप के जो मैनेजमेंट के जो मेथड होते हैं, उनके साथ भी यूज किया जाता है। यानी बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनके अंदर रेडियोथेरेपी को सिंगल भी यूज किया जाता है, बट बहुत सारे इस तरह के भी पेशेंट भी होते हैं जिनके अंदर अदर टाइप के जो कैंसर ट्रीटमेंट के जो मेथड, यानी जो सर्जरी हो गया, केमोथेरेपी हो गया, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी हो गया, उनके साथ में भी यूज किया जाता है। तो उनके साथ यूज करने का जो यहाँ पे पर्पज क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पे अपन समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फॉर सम पीपल रेडिएशन में भी ओनली ट्रीटमेंट नीड। कुछ पेशेंट के अंदर रेडिएशन सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट नीड के लिए होता है, यानी वहां पे सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। बट मोस्ट ऑफ्टन यू विल हैव रेडिएशन थेरेपी विथ अदर कैंसर ट्रीटमेंट सच एज सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। यानी कुछ पेशेंट में सिर्फ और सिर्फ अकेली रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, और कुछ पेशेंट के अंदर सर्जरी, कीमोथेरेपी या इम्यूनोसप्रेसिव के साथ भी यूज होती है। तो इसके जो पर्पज है उनके बारे में बात करें, तो जैसे रेडिएशन थेरेपी जो सर्जरी, कीमोथेरेपी और इम्यूनोसप्रेसिव के साथ भी दी जाती है, तो उस कंडीशन में जो सर्जरी, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी दी जाती है, तो उनके बिफोर भी रेडिएशन थेरेपी दी जा सकती है, इनके ड्यूरिंग भी दी जा सकती है, और इन सभी ट्रीटमेंट मेथड के बाद भी वहां पे रेडिएशन थेरेपी दी जा सकती है। बट वो अलग अलग कैंसर या अलग अलग टाइप की जो कैंसर होती है, वहां पे उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो वहां पे डिसाइड करते हैं कि इसको बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर, यानी किस कंडीशन में या फिर किस टाइम इनको वहां पे रेडियोथेरेपी दी जानी है। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन बात करते हैं कि क्यों दी जाती है। तो उसका मेनली पर्पज ये होता है कि जो सर्जरी, कीमोथेरेपी और जो थेरेपी होती है, यानी वहां पे सर्जरी, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी होती है, इनके साथ रेडिएशन थेरेपी यूज इसलिए की जाती है कि इनके साथ यूज करने से जो ट्रीटमेंट की जो सक्सेसफुल रेट है, या फिर जो ट्रीटमेंट को इंप्रूव होने की जो रेट है, जो उसके चांसेस है, वो वहां पे इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए वहां पे इनके साथ यूज की जाती है। द टाइमिंग ऑफ व्हेन रेडिएशन थेरेपी गिवन डिपेंड ऑन टाइप ऑफ कैंसर।
किस टाइम उसको रेडिएशन थेरेपी दी जानी है ये डिसाइड करता है कि उसको किस तरह का कैंसर है और किस तरीके से उसको अपन ट्रीट कर रहे हैं, या फिर रेडिएशन थेरेपी देने का वहां पे गोल क्या है। यानी गोल की अपन बात करें तो गोल क्यों डिपेंड करता है कि हो सकता है अपन ने वहां पे रेडिएशन थेरेपी सिर्फ प्रिवेंटिव मेथड के लिए अंदर यूज कर रहे हैं, यानी वहां पे ट्रीट तो पेशेंट को पहले कर चुके हैं बट रिकरेंसी ना हो उसके प्रिवेंशन के लिए दी जा रही हो, या फिर हो सकता है वहां पे कैंसर को कंप्लीटली ट्रीट करने के लिए दी जा रही हो, या फिर हो सकता है वहां पे ट्यूमर को श्रिंक करने के लिए दी जा रही हो। तो वहां पे जो रेडिएशन थेरेपी का गोल क्या है वो भी डिपेंड करता है कि किस टाइम दी जानी है वहां पे। या फिर हो सकता है किसी पेशेंट के अंदर जो कैंसर का ट्रीटमेंट पहले हो चुका है और उसके जो सिम्टम्स हैं उनको रिलीव करने के लिए दी जा रही हो, तो उस कंडीशन में उसको पेलेटिव थेरेपी के अंदर यूज करते हैं या फिर पेलेटिव थेरेपी बोला जाता है। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बात करेंगे, व्हेन रेडिएशन इज कंबाइंड विथ सर्जरी इट कैन बी गिवन। जब रेडिएशन है वो किसी प्रकार की सर्जरी के साथ कंबाइन के अंदर दी जाती है, तो वो क्यों दी जाती है इसके बारे में बात करेंगे। बिफोर सर्जरी यानी सर्जरी से पहले यदि रेडिएशन थेरेपी दी जाती है टू श्रिंक द साइज ऑफ ट्यूमर सो इट कैन बी रिमूव्ड बाय सर्जरी एंड बी लेस लाइकली टू रिटर्न। यदि सर्जरी से पहले रेडिएशन थेरेपी दी जाती है तो क्यों दी जाती है, क्योंकि वहां पे जो ट्यूमर है जिसकी सर्जरी करनी है तो उस ट्यूमर को श्रिंक किया जाता है और श्रिंक करने के बाद वो ट्यूमर इजीली वहां पे रिमूव हो जाती है और उसकी जो रिकरेंसी के चांसेस है वो कम होते हैं। अदरवाइज अपन रेडिएशन थेरेपी देके नहीं देके उस ट्यूमर को रिमूव करेंगे तो उस कंडीशन में रिकरेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे और जो ट्यूमर की साइज भी बड़ी होगी, इसलिए उस ट्यूमर को रिमूव करना भी थोड़ा इजी नहीं रहेगा, थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। ओके फ्रेंड्स, इसलिए वहां पे सर्जरी से पहले रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। और यदि अपन ड्यूरिंग सर्जरी की बात करें तो ड्यूरिंग सर्जरी सो दैट इट गोज स्ट्रेट टू कैंसर विदाउट पासिंग थ्रू द स्किन। तो सर्जरी के ड्यूरिंग इसलिए दी जाती है क्योंकि वहां पे स्ट्रेटली दी जाती है, यानी जिस जगह से अपन ने ट्यूमर को रिमूव किया है उसी जगह पे यानी ओपन वुंड के अंदर ओपन जो सर्जरी होती है, जो लोकेशन है ट्यूमर का, जो वहां पे उसकी साइट है, उस साइट को ओपन सर्जरी के द्वारा उस साइट पे डायरेक्टली वहां पे रेडिएशन दी जाती है, जिनके कारण से वहां पे जो स्किन है उस स्किन को बीच में नहीं लाया जाए, यानी उस स्किन के थ्रू आउट वहां पे पास ना करना पड़े रेडिएशन को, यानी स्किन को वहां पे पार करके ना जाना पड़े, डायरेक्टली वहां पे रेडिएशन चली जाए, इसलिए वहां पे सर्जरी के ड्यूरिंग वहां पे रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। फिर अपन बात करें आफ्टर की, यानी जब रेडिएशन थेरेपी यूज्ड दिस वे इज कॉल्ड इंट्रा ऑपरेटिव। जब ड्यूरिंग सर्जरी किसी को रेडिएशन थेरेपी दी जाती है तो उसको अपन इंट्रा ऑपरेटिव रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं। विथ दिस टेक्निक, इस टेक्निक के साथ डॉक्टर कैन मोर इजीली प्रोटेक्ट नियर बाई नॉर्मल टिश्यू फ्रॉम रेडिएशन। रेडिएशन के द्वारा इसके अंदर क्या करता है, जो डॉक्टर होता है वो हेल्दी टिश्यूज होते हैं नियर अबाउट के उनको प्रिवेंट कर सकता है। यानी जब ड्यूरिंग सर्जरी रेडिएशन थेरेपी दी जाती है तो उससे क्या होता है, जब रेडिएशन थेरेपी से जो उसके नियर अबाउट हेल्दी टिश्यूज होते हैं वो डैमेज होते हैं, बट वहां पे ओपन सर्जरी के अंदर या फिर ड्यूरिंग सर्जरी रेडिएशन थेरेपी दी जाती है तो उसके अंदर वहां पे जो डॉक्टर होता है वो रेडिएशन से जो नियर अबाउट के हेल्दी टिश्यू होते हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकता है, यानी प्रिवेंट कर सकता है। आफ्टर सर्जरी टू किल एनी कैंसर सेल दैट रिमेन। और जब आफ्टर सर्जरी क्यों दी जाती है, जब हो सकता है वहां पे कोई किसी प्रकार का कैंसर सेल रह गया है तो उसको वहां पे डैमेज कर दिया जाए, यानी उसको वहां पे किल कर दिया जाए। यानी बिफोर सर्जरी क्यों की जाती है, ट्यूमर को श्रिंक करने के लिए। और श्रिंक क्यों किया जाता है, वहां पे वो इजीली रिमूव हो जाए और इसके साथ ही साथ वहां पे रिकरेंसी के चांसेस है वो डिक्रीज हो जाए। अब अपन बात करें ड्यूरिंग सर्जरी की, तो ड्यूरिंग सर्जरी क्यों की जाती है, जब ड्यूरिंग सर्जरी रेडिएशन थेरेपी इसलिए दी जाती है क्योंकि वहां पे डॉक्टर होता है वो इंट्रा ऑपरेटिव रेडिएशन के दौरान जो नियर अबाउट के हेल्दी टिश्यूज होते हैं उनको वहां पे डैमेज होने से प्रिवेंट कर सकता है। और जब आफ्टर सर्जरी अपन बात करें, यानी आफ्टर सर्जरी रेडिएशन थेरेपी क्यों दी जाती है, तो वहां पे जो रिमेन सेल होती है कैंसर सेल वो डैमेज हो जाए, यानी वहां पे किल हो जाए, इसलिए वहां पे यूज की जाती है। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे लाइफ टाइम डोज लिमिट ऑफ रेडिएशन थेरेपी। जो रेडिएशन थेरेपी होती है इसकी लाइफ टाइम की कितनी डोज होती है, यानी इससे ज्यादा डोज नहीं होनी चाहिए, और वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। देयर इज ए लिमिट टू अमाउंट ऑफ रेडिएशन एंड एरिया ऑफ योर
बॉडी कैन सेफली रिसीव ओवर द कोर्स ऑफ योर लाइफ टाइम। वहां पे जब रेडिएशन थेरेपी किसी पेशेंट को दी जाती है तो उसकी एक लिमिटेशन होती है, यानी एक लाइफ टाइम के अंदर कितनी रेडिएशन एक पार्ट पे दी जा सकती है या फिर वूल बॉडी को दी जा सकती है, ये वहां पे अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है। डिपेंडिंग ऑन हाउ मच रेडिएशन एंड एरिया हैज ऑलरेडी बीन ट्रीटेड विथ, you may not be able to have radiation therapy to that area a second time। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट से पहले कंसल्ट किया जाता है कि किस एरिया पे, यानी हो सकता है वहां पे उसको प्राइमरी पहले का कैंसर रहा हो और वहां पे रेडिएशन दी जा चुकी हो, तो उसको पूछा जाता है कि इस एरिया पे पहले कितनी रेडिएशन लग चुकी है, और जो वहां पे लगी हुई रेडिएशन होती है वो डिपेंड करती है या फिर डिफाइन करती है कि आगे कितनी अपन उसको रेडिएशन और देख सकते हैं। यानी एक तरीके से डोज लिमिट होती है रेडिएशन थेरेपी, क्योंकि लाइफ टाइम किसी पेशेंट को इससे ज्यादा डोज रेडिएशन की नहीं दे सकते। बट इफ वन एरिया ऑफ बॉडी हैज ऑलरेडी रिसीव्ड द सेफ लाइफ टाइम डोज ऑफ रेडिएशन, यदि हो सकता है किसी बॉडी पार्ट के ऊपर सेफ डोज के अंदर उसको लाइफ टाइम के अंदर रेडिएशन दी गई है, यानी जितनी डोज के अंदर उसको लाइफ टाइम अपन अपर लिमिट के अंदर रेडिएशन दे सकते हैं उससे कम डोज के अंदर रेडिएशन ली गई है किसी पेशेंट की, और अनदर एरिया में स्टिल बी ट्रीटेड इफ डिस्टेंस बिटवीन टू एरिया इज लार्ज एनफ, और अभी अपने को जिस एरिया में रेडिएशन दी जानी है वो एरिया उस एरिया से डिस्टेंस पे है, यानी उससे दूरी पे है, किसी बॉडी के अदर पार्ट के अंदर कैंसर है, तो उस कंडीशन में वहां पे लार्ज डोज ऑफ रेडिएशन दी। फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं स्पेशल डाइट नीड्स विथ रेडिएशन थेरेपी। जब किसी पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी दे रहे होते हैं उस टाइम उसको किस तरह की डाइट की रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह की डाइट वहां पे देनी चाहिए, उस प्रकार की डाइट की यहाँ पे डिस्कस करेंगे। रेडिएशन कैन कोज साइड इफेक्ट दैट मेक इट हार्ड टू ईट। जब रेडिएशन किसी पेशेंट को दी जाती है तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, यानी वो अच्छे से खा नहीं पाता है, बिकॉज उसको नोजिया होता है बहुत ज्यादा, उसको माउथ सोर हो जाते हैं और थ्रोट प्रॉब्लम हो जाती है गले के अंदर, जिसको अपने इसोफेगाइटिस बोलते हैं। यानी जब किसी पेशेंट को रेडिएशन दी जाती है तो उस टाइम रेडिएशन के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं और उस साइड इफेक्ट के कारण से वो प्रॉपरली डाइट नहीं ले पाता है। क्यों नहीं ले पाता है? क्योंकि हो सकता है रेडिएशन थेरेपी का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है नोजिया, तो उसको बार बार नोजिया होगा और उसको माउथ सोर हो जाते हैं, जिनके कारण से वो खा नहीं पाता है, खाने को चबा नहीं पाता है, और उसको गले के अंदर भी सोर हो जाते हैं, थ्रोट प्रॉब्लम भी हो जाती है, जिसको अपने इसोफेगाइटिस बोलते हैं। तो उस पेशेंट को इसोफेगाइटिस भी हो जाता है, जिनके कारण से वो निगल नहीं पाता है। यानी एक तो नोजिया हो गया, माउथ में सोर होने के कारण से ना चबा पा रहा है और ना ही निगल पा रहा है। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन बात करेंगे सिंस योर बॉडी यूजेज ए लॉट ऑफ एनर्जी, यानी उस कंडीशन में पेशेंट एनर्जी ले तो बिल्कुल नहीं पा रहा है, बट वहां पे उसकी एनर्जी यूज बहुत हो रही है। क्यों? क्योंकि हील ड्यूरिंग रेडिएशन थेरेपी, क्योंकि वहां पे हीलिंग होनी है, बार बार जितनी सेल्स डैमेज हो रही है, सेल्स के डीएनए डैमेज हो रहे हैं, तो वहां पे उसको रिप्लेस करने के लिए वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी का कंज्यूम हो रहा है। इट इज इंपॉर्टेंट, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेडियोथेरेपी के अंदर डाइट मैनेजमेंट, यानी उसको कितनी कैलोरी वहां पे एनर्जी चाहिए, और उसके अंदर प्रोटीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो किसी प्रकार की हीलिंग होती है उसके अंदर प्रोटीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके फ्रेंड्स, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव ईट एनफ कैलोरी एंड प्रोटीन टू मेंटेन योर वेट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई पेशेंट रेडिएशन थेरेपी ले रहा है तो उस कंडीशन में उसको प्रॉपर कैलोरी के अंदर एनर्जी चाहिए और प्रॉपर उसको प्रोटीन चाहिए, जिनके कारण से उसका जो वेट है वो मेंटेन रहे, अदरवाइज पेशेंट को बहुत ज्यादा वीकनेस वहां पे आ सकती है। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे वर्किंग ड्यूरिंग रेडिएशन थेरेपी। जब किसी पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी चल रही है तो उस कंडीशन में उसकी जो वर्किंग होती है, कैपेसिटी होती है, उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। सम पीपुल आर एबल टू वर्क फुल टाइम ड्यूरिंग रेडिएशन थेरेपी, अदर कैन वर्क ओनली पार्ट टाइम और नॉट एट ऑल। यानी जिस पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी अपन दे रहे हैं तो वहां पे अलग अलग टाइप के कैंसर और अलग अलग टाइप की रेडिएशन थेरेपी डिपेंड करती है पेशेंट के लिए, और उसको प्रीवियसली यानी पहले उसको कितनी रेडियोथेरेपी लग चुकी है वो भी वहां पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो रेडिएशन थेरेपी चलती रहती है उस दौरान भी अपना फुल टाइम जो वर्क होता है वो कर सकते हैं,
और कुछ लोग होते हैं वो पार्ट टाइम कर सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेडिएशन थेरेपी करते करते बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते हैं। ओके फ्रेंड्स, हाउ मच यू आर एबल टू वर्क डिपेंड ऑन हाउ यू फील। आप कितना काम कर सकते हैं ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से फील कर रहे हैं। यानी जब रेडिएशन थेरेपी देने के दौरान पेशेंट किस तरीके से फील करता है ये डिपेंड करता है कि वो पेशेंट कितना काम कर पाएगा रेडिएशन थेरेपी के दौरान। ओके फ्रेंड्स, आस्क डॉक्टर और नर्स टू पेशेंट व्हाट यू मे एक्सपेक्ट फ्रॉम द ट्रीटमेंट यू विल हैव। जब डॉक्टर और नर्स जब पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी देते तो उस कंडीशन में पेशेंट से पूछते कि आप इस ट्रीटमेंट से और क्या एक्सपेक्ट करते हो, यानी और किस तरीके से उसको हेल्प चाहिए। ओके फ्रेंड्स, यू आर लाइकली टू फील वेल एनफ टू वर्क व्हेन यू फील स्टार्ट योर रेडिएशन ट्रीटमेंट। जब पेशेंट अच्छा फील करने लग जाता है और जो वर्क के अंदर इन्वॉल्व होने लग जाता है, यानी बॉडी के अंदर थोड़ी इम्यून पावर थोड़ी अच्छी आ जाती है, तो उस कंडीशन में उसको रेडिएशन थेरेपी दी जाती है या फिर रेडिएशन का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। एज टाइम गोज ऑन, जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, डू नॉट बी सरप्राइज्ड इफ यू आर मोर टायर्ड। तो उस कंडीशन में ये कोई सरप्राइज नहीं होता है, बट वहां पे मोर टायर्ड यानी बहुत ही ज्यादा थके हुए महसूस करने लग जाते हैं, हैव लेस एनर्जी और फील वीक। जब किसी पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी स्टार्ट की जाती है, यानी सबसे पहले इसको अपन अच्छे से समझेंगे कि रेडिएशन थेरेपी के दौरान पेशेंट किस प्रकार से वर्किंग पावर के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। तो बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो रेडिएशन थेरेपी के दौरान फुल टाइम वर्क कर सकते हैं, बहुत सारे पेशेंट होते हैं वो पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं, और बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है उस पेशेंट को किस तरह की रेडिएशन थेरेपी लग रही है और कितनी साइकिल उसको रेडिएशन थेरेपी की लग चुकी है। अब डिपेंड करता है कि वो पेशेंट कितना काम कर पाएगा, ये डिपेंड करता है कि वो पेशेंट किस तरीके से फील कर रहा है। यानी रेडिएशन थेरेपी के दौरान और रेडिएशन थेरेपी के बाद पेशेंट किस प्रकार से फील कर रहा है, किस तरह से फील कर रहा है, ये डिपेंड करता है कि ये पेशेंट है वो किसी प्रकार की वर्किंग एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो पाएगा। जब डॉक्टर और नर्स होता है जो उसको रेडिएशन थेरेपी दे रहे होते हैं, तो पेशेंट से क्वेश्चन करते हैं कि आपको इस ट्रीटमेंट से और क्या एक्सपेक्ट करते हो, यानी उसको जितनी एज पॉसिबल हेल्प होती है वो पेशेंट को दी जाती है उस कंडीशन में। यू आर लाइकली टू फील वेल एनफ टू वर्क व्हेन यू फर्स्ट स्टार्ट योर रेडिएशन ट्रीटमेंट। जब किसी भी प्रकार के पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी स्टार्ट की जाती है तो वो उस कंडीशन में की जाती है जब पेशेंट अच्छा फील करने लग जाए, किसी प्रकार की वर्किंग कैपेसिटी उसकी डेवलप हो जाए। तो यानी कुल मिला के ऐसा देखा जाता है कि प्रॉपर बॉडी का जो एनर्जी लेवल और प्रोटीन लेवल हो, उसी कंडीशन में उसको रेडिएशन थेरेपी स्टार्ट करनी चाहिए। बट जैसे जैसे रेडिएशन थेरेपी के साथ उसका जो टाइम बीतता जाता है, यानी टाइम निकलता जाता है, उसके साथ साथ उसकी बॉडी के अंदर टाइटनेस होने लग जाती है, यानी थकान महसूस होने लग जाती है, और धीरे धीरे उसका जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत ही डाउन होने लग जाता है, और उसी के साथ साथ बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा वीकनेस फील होने लग जाती है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं वंस यू हैव फिनिश ट्रीटमेंट। जब किसी पेशेंट ने एक बार ट्रीटमेंट को फिनिश कर दिया, इट मे टेक जस्ट ए फ्यू वीक फॉर यू फील बेटर। तो उसके बाद कुछ वीक, यानी जस्ट कुछ वीक तक तो उसको अच्छा फील होता है, बट धीरे धीरे उसके बाद उसको वीकनेस डेवलप होने लग जाएगी। इट कुड टेक मंथ, यानी कुछ टाइम तक तो उसको अच्छा फील होता है, बट कुछ वीक के बाद यानी कुछ सप्ताह के बाद कुछ महीने तक उसको वहां पे वीकनेस डेवलप होने लग जाती है। उसका रीजन ये होता है कि हो सकता है किसी पेशेंट को जिस टाइम रेडिएशन थेरेपी दी गई है उस कंडीशन में वहां पे तुरंत की तुरंत वहां पे कैंसर सेल डैमेज नहीं होती है, वहां पे उसके जो डीएनए होता है जो मल्टीप्लीकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसको वहां पे डैमेज कर दिया जाता है, और जैसे डीएनए डैमेज होता है तो उसके बाद कुछ वीक या मंथ के अंदर वहां की जो कैंसर सेल होती है वो डैमेज होकर बॉडी से एक्सक्रीट होने लग जाती है। तो जैसे ही वहां पे कैंसर सेल एक्सक्रीट होगी तो वहां पे सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, वहां पे एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, वहां पे प्रोटीन का लेवल कम हो जाएगा, वहां पे कैलोरीज कम हो जाएगी। तो उस कंडीशन में वहां पे पेशेंट को वहां पे फेटिक महसूस करने लग जाएगा, यानी टायर्डनेस महसूस होने लग जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के। यदि आप जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिसके कारण से हमारी आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज होगी, जो भी हमारी क्लासेज होगी, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।
और इसके साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके साथ ही साथ जो हमारा यूट्यूब का चैनल है वो जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के नाम से है, तो वो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और सर्च करके वहां पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हमारा जो व्हाट्सएप और कॉलिंग का नंबर है वो है 9413722120। ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी यूज होने वाला नंबर है। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में ऐड होना चाहते हैं तो अपना नाम और एड्रेस लिखे हमें मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो नाम है वो ब्रॉडकास्टिंग के अंदर अपन ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही साथ हमारी मेल आईडी है जतिन मेडिकल नर्सिंग एकेडमी @gmail.com। आपकी यदि कोई क्वेरी है तो आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हमारा एक फेसबुक पे पेज है, एक इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है और एक टेलीग्राम पे ग्रुप है। ये सभी जगह इस सभी प्लेटफॉर्म पे जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी इस नाम से हमारा पेज और जो ग्रुप है वो मिलेगा। तो इस नाम से आप वहां पे सर्च कर सकते हैं और वहां पे फेसबुक पे पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे भी पेज पे हमें फॉलो करें और जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसको ज्वाइन करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय फॉर नाउ एंड सी यू लेटर, बाय बाय।